सभी विद्यार्थियों को और आप सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि बारिश का मज़ा आप लोग ले रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्यों दीप्ति, कर रही हैं? ठीक। बहुत दिन बाद जो है फिजिक्स का क्लास लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से छुट्टी नहीं चल रहे थे, नहीं? तो आज से हम एक नया अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 4 तक कंप्लीट है ना। आज एक नया अध्याय है जिसका नाम है चुंबकत्व। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5। ठीक है, चुंबकत्व। चौक चेंज कर देते हैं। यह 5 है चुंबकत्व। तो सबसे पहले चुंबकत्व या चुंबक है क्या, इसके बारे में चलिए हम डील करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आप सभी ने आज तक बचपन में चुंबक तो देखा ही होगा भाई। कोई ऐसे जो चुंबक नहीं देखे हैं बता दो यहाँ। सबसे पहले हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे। क्या चुंबक, जिसको आप लोग मैग्नेट कहते हैं, देखे हैं? किरण, आप देखे हैं बेटा मैग्नेट? क्या होता है मैग्नेट, बताइए। आपने आज तक अगर मैग्नेट देखा है तो मैग्नेट क्या होता है बता सकती हैं आप? बोलो। चुंबक हम उसे कहते हैं, ध्यान सुनाएंगे चुंबक क्या है। इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए बेटा, चुंबक है क्या? तो चुंबक ऐसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे आयरन एक चुंबकीय वस्तु है, कोबाल्ट, निकल, इन लोगों को क्या करते हैं? अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करता है। उसको हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। और उसके इस प्रकार के जो गुण होते हैं बेटा, उसको चुंबकत्व कहते हैं। समझे कि नहीं? चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। वो क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। और चुंबक के इस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। समझ में आया? अगर हम बात करें कि इसकी गुण क्या क्या है बेटा, तो मैं आपको यहाँ पर इसके गुण बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे कि चुंबक के गुण क्या है। ठीक है, तो देखिए, आप हमेशा जानते हैं चुंबक की गुण की अगर हम बात करते हैं, चुंबक तो देख लिए हो ना सब लोग, कई प्रकार के चुंबक होते हैं, आप जानते भी हैं। तो अगर हम चुंबक की गुण की बात करें तो पहला गुण हम ये बोल सकते हैं कि चुंबक जो है इसमें 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, जिसको आप नॉर्थ और साउथ के नाम से जानते हैं। सही की गलत? ठीक है, बचपन में कितने लोग खेले चुंबक के साथ, बताइए। आप खेलिए कि नहीं? क्यों? ठीक। अगर चुंबक को जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, पहला गुण आपको ये समझ आया कि चुंबक में, मान लो अगर ये चुंबक है बेटा, ठीक है, ये क्या है? चुंबक है। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से। ठीक है, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो दूसरा हमारा पर यहाँ पर दूसरा गुण ये है कि अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, कैसे लटका दिया जाए? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, क्या करने पर? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये पृथ्वी के हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही जाकर ठहरता है। ठीक है, यदि आप किसी आप चुंबक को ऐसे लटका दें, ठीक है, एक चुंबक, आप लोग 12 मिनट देखिए, आप लोग दंड चुंबक जो इस प्रकार से सीधा होता है, जो स्टडी के काम आता है। ठीक है, अगर उसको आप धागे में बांध के ऐसे फ्री लटका दें, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप लटका दें और घुमा के भी अगर आप छोड़ दें उसको, तो आप देखेंगे कि वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर ही रुकेगा। जिधर पृथ्वी का उत्तर दिशा होगा और जिधर पृथ्वी का दक्षिण दिशा को, उधर ही जाकर रुकता है। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है समझ में? ठीक है, अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो चुंबक का, ठीक है, मान लीजिए चुंबक है बेटा, तो चुंबक को यदि हम छोटे छोटे भागों में क्या कर दें, यदि हम उसे विभाजित कर दें, यदि हम चुंबक को क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। लेकिन क्या हुआ? यदि हम चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम तोड़ दें, तो चुंबक का हर एक टुकड़ा अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। नहीं समझे? जैसे मान लो ये चुंबक है बेटा, इस चुंबक को मैंने तोड़ दिया, तो जैसे इसको मैंने तोड़ा तो ये 2 भाग इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, तो इसका यहाँ पर साउथ आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। मतलब चुंबक का हर एक टुकड़ा अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होता है। समझे कि नहीं? जैसे आप लोग कभी भी चुंबक को तोड़ दीजिएगा, ठीक, और देखना उसका हर एक पार्ट जो होगा अपने आप में कंप्लीट क्या होगा, मतलब कभी भी जो है हम ये बोल सकते हैं कि चुंबक को विभाजित करने पर, लिख लो क्या, ये समझ जाइएगा, विभाजित करने पर वह पूर्ण चुंबक होता है। क्या होता है? वह पूर्ण चुंबक होता है। इस चीज में आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। आ रहा है समझ में? अगर हम आगे बात करें, चौथे पॉइंट की ओर हम बात करें, तो मान लीजिए आप चुंबक पे यदि आप क्या करते हैं? आप उस पर बल लगाते हैं। यदि आप मैग्नेट पर या चुंबक पर बल लगाते हैं मतलब उसको पीटते हैं, ठीक है, चुंबक पर क्या लगाने पर? बल लगाने पर
उसको पीटते हैं या उसको गर्म करते हैं तो वो विचुंबकित हो जाता है, समझे कि नहीं। यदि कोई चुंबक उसको पीट रहे हो, ठीक है, गिरा रहे हो, यदि किसी चुंबक को आप पीट रहे हो या गिरा रहे हो या उसको गर्म कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, वह विचुंबकित हो जाता है। इसका मतलब होता है उसमें चुंबक की शक्ति नष्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है, चुंबक की शक्ति क्या हो जाता है, उसमें नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आपने ऐसा देखा है चुंबक के उसको बार बार पटकने से देखना वो दूसरी वस्तु क्या नहीं कर पाता है, वो आकर्षित नहीं कर पाता है, ठीक है। ये इसका चौथा गुण है। अगर हम पांचवें गुण की अगर हम बात करें तो चुंबक के पास, ठीक है, मान लीजिए चुंबक के पास यदि आप कोई दूसरी वस्तु लाते हैं, ठीक है, यदि आप दूसरी वस्तु मतलब लकड़ी वकड़ी नहीं, चुंबकीय वस्तु ही लाने पर चुंबक के पास यदि आप चुंबकीय वस्तु लाते हैं तो उसमें भी चुंबकीय वस्तु में क्या हो जाते हैं, चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो ये चुंबक और चुंबक के पास आपने कोई कील रखा तो उसको खींच लेगा, तो चुंबक की जो प्रॉपर्टीज है वो भी उस कील में जो है पाया जाएगा। वो कील भी किसी दूसरे को अपने में आकर्षित कर लेता है। देखना, इसलिए कई बार देखना चुंबक में यदि आप कील को लटका देते हो तो उस कील के ऊपर में और कील रख सकते हो, तुम रख सकते हो कि नहीं। तो इससे ये पता चल गया कि चुंबक के पास दूसरी वस्तु लाने से क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, चुंबकीय वस्तु के गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ में आया। अगर हम छठवें पॉइंट पर बात करें तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके ध्रुवों को आप अलग नहीं कर सकते हो। अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है जिन्होंने चुंबक के ध्रुव को अलग किया हो। समझ में आ रहा है। जैसे चुंबक में नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, आप समझे, तो चुंबक के नॉर्थ और साउथ को स्वतंत्र रूप आप अलग नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का आप नॉर्थ को अलग और साउथ को अलग नहीं कर सकते हो। आ रहे हैं समझ में। जैसे विद्युत आवेश में आप प्लस और माइनस आवेश को अलग अलग कर सकते हो ना, लेकिन मैग्नेट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्थ और साउथ को आप अलग अलग कर पाए। समझ में आए नहीं आप लोगों को, क्या कठिन है, नहीं है, समझ आ रही है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चुंबक के बारे में दो चार लाइन है जिसको आप लोग समझिए। कहीं पर कुछ डाउट बेटा, ये सब आप बचपन में पढ़ लिए हो ना, ठीक, नोट करें इसको। अगला हम यहाँ पर देखते हैं बेटा चुंबक के प्रकार। क्या देखते हैं, चुंबक के प्रकार। चुंबक के लिए हम प्रकार की बात करें तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। आ रहे समझ में, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है बेटा प्राकृतिक चुंबक, क्या होता है, और दूसरा होता है बेटा जी कृत्रिम चुंबक, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो वे चुंबक जो गॉड गिफ्टेड, जो भगवान ने हमें दिया है, ऐसा साइंस नहीं बोल सकता, लेकिन आप ये बोलेगा जो ऐसा चुंबक जो प्रकृति ने हमें दिया है, ऐसा चुंबक जिसे प्रकृति ने हमें दिया है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक है। क्या ये बात आपको पता है, किसी भी वस्तु को खींच लेगा। आ रहे समझ में जी। तो इसका आप उदाहरण में लिख सकते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। आ रहा है बात समझ में। कृत्रिम चुंबक क्या है, वे चुंबक जो मानव निर्मित है बेटा, क्या है, मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक को हम क्या कहते हैं बेटा जी, प्राकृतिक चुंबक के नाम से, सॉरी कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। मतलब वे चुंबक जिसको मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है उसे हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। अब मन में प्रश्न होगा सर कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के बनाए, तो वो अनंत है, बहुत सारे। मतलब अनंत कहने का मतलब है मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जिसको जैसा शेप, जैसे कभी गोल शेप में बना देते हैं, कभी कभी नाल चुंबक हॉर्स मैग्नेट टाइप का बना देते हैं, बार मैग्नेट दंड चुंबक, ठीक है, वृत्तीय चुंबक। अपनी अपनी मतलब जरूरत के अनुसार से जो है हम लोग क्या करते हैं उसको, या मनुष्य या जो वैज्ञानिक होते हैं जो उसको बनाते हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जो बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। ये कई प्रकार के हो सकते हैं जिसमें से हम मुख्य पढ़ सकते हैं। यदि आपको जानना है तो आप बोल सकते हैं, जैसे दंड चुंबक, क्या जी, जो स्टडी के काम आता है, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं नाल चुंबक, घोड़े के पैर में देखियो लगा रहता है उस शेप का एक, ठीक है, उसी शेप का बना होता है। मतलब आकृति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, आकृति के आधार पर। अगर हम तीसरा बात करें वृत्तीय चुंबक, आपने देखा होगा, नहीं देखे हो, वृत्तीय चुंबक स्पीकर में लगा रहता है पीछे में, देखना स्पीकर देखे हो आप लोग, टीवी का या किसी भी चीज का स्पीकर देखना, उसमें लगा रहता है। तो इस प्रकार को हम बेटा क्या कहते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक डमरू डमरू टाइप का रहता है, खेलते रहते हैं, हाँ क्या बेटा, खेलते रहते हैं, हाँ बच्चे लोग उसमें खेलते रहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे चुंबक हैं जी, ठीक है।
आ रहा है समझ में? मतलब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, उसको बनाते हैं वो। समझ में आ रहा है किरण? क्या कठिन है ये? नहीं। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। अगला हम टॉपिक देखते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं चुंबक रक्षक। क्या कहते हैं? चुंबक रक्षक क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझना। चुंबक की रक्षा करने की जरूरत क्यों है? जरूरी है कि नहीं चुंबक की रक्षा करने की? अगर हम चुंबक की रक्षा नहीं करेंगे तो उसमें उपस्थित चुंबकीय शक्ति का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा, उसकी चुंबकीय शक्ति क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर आप चुंबक की रक्षा नहीं करेंगे, ठीक है, अर्थात चुंबकीय शक्ति को अगर आप नहीं बचाएंगे तो वो क्षीण हो जाएगा, मतलब वो नष्ट हो जाएगा उसकी शक्ति। आप देखना कई लंबे समय तक चुंबक, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, लंबे समय तक चुंबक जो है पड़े रहता है घर में या कहीं पर भी, देखना वो चुंबक को ही नहीं खींच पाता है। ऐसा आपने देखा है? नहीं समझे? समझ आ रही है? देखे हो कि नहीं ऐसा? मतलब कई ऐसे पुराने चुंबक होते हैं, अगर आप उसको सेव करके नहीं रखोगे, उसकी रक्षा करके नहीं रखोगे, प्रोटेक्ट करके, तो वो चुंबक को ही अपनी ओर नहीं खींच पाता है। ऐसा क्यों होता है सर? समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो ये चुंबक है, इस चुंबक की आपने रक्षा नहीं किया तो ये चुंबक कुछ समय बाद इसकी अपनी पूरी शक्ति खो देगा, वो अपनी पूरी शक्ति क्या कर देगा, वह खो देगा, वो चुंबक को ही नहीं खींच पाएगा। तो चुंबक की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए चुंबक की रक्षा करने के लिए जो है हम इस प्रकार से जो है दो चुंबक लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, एक चुंबक हो गया, और दूसरा चुंबक हम यहाँ पे लेते हैं साउथ और नॉर्थ। ठीक है हम यहाँ पर दो चुंबक लिए, ठीक है। इसके बीच में बेटा हम क्या करते हैं, प्लास्टिक रख देते हैं, ऐसा पदार्थ जो चुंबक अपनी ओर आकर्षित ना करे, ऐसे पदार्थ को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक है, समझिए कोई क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक है कोई। अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे आप लोग, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एक नर्म लोहा लेते हैं। क्या लेते हैं? नर्म लोहा। नर्म लोहा से हम इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नर्म लोहा है। ये कैसा लोहा बेटा? ये नर्म लोहा। ठीक है, तो देखिए चुंबक रक्षक की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति न खो, इसलिए चुंबक की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों होता है, चुंबक अपनी शक्ति क्यों खो देता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और अगर चुंबकीय बल रेखाएं अगर लंबे समय तक निकलते रहेंगी तो अपनी चुंबकीय शक्ति को क्या कर सकता है, वह खो सकता है। तो इसीलिए चुंबक की रक्षा जो है इस प्रकार से जो है किया जाता है। देखिए जब चुंबक के नॉर्थ सिरे से जो है क्या निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, तो इस नर्म लोहे से क्या होगा, यह साउथ में जाएगा, साउथ से नॉर्थ में जाएगा, फिर नॉर्थ से वह साउथ में जाएगा, साउथ से फिर वह किस में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसकी चुंबकीय बल रेखाएं, इसकी जो शक्ति क्या है, नष्ट होने वाली लग रही है क्या? नहीं होगा ना। जैसे अगर मैं बोलूं ये बर्तन है, और इस बर्तन में पानी भर दिए हो, ठीक है, और जो है इसमें पाइप लगा दी इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें पहले से पानी भरा हुआ है, और इसकी भी पाइप इसमें ज्वाइन कर दे, तो क्या कभी खत्म होगा इसका पानी? इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से, मतलब वो सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, चक्रीकरण हो रहा है उसका। आ रहा है समझ में? तो बेटा यहाँ पर भी यही बात हो रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ में, साउथ से नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, मतलब उसकी चुंबकीय बल रेखाएं बनी हुई है, न तो वह नष्ट नहीं हो रहा है। समझ में बेटा? यहाँ तक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि सर आप यहाँ पे नर्म लोहा स्पेशली लिखे हो, कुछ तो कारण होगा। मन में प्रश्न आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? आदत पूछते यार, तुम लोग पूछते नहीं हो। हाँ, आ रहा है किरण? पूछने से। चलो, नर्म लोहा जो है क्यों लिया जाता है? तो नर्म लोहा इसलिए लिया जाता है बेटा क्योंकि चुंबक जो होते हैं, जो नर्म लोहे होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी आपस में चिपक जाते हैं, और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वो विचुंबकित हो जाता है। नर्म लोहा ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि नर्म लोहा तुरंत जो है जल्दी से चुंबकित हो जाता है, और जल्दी से विचुंबकित भी हो जाता है। मतलब अगर वो तुरंत उसको कोई भी खींच लेगा और दूर करोगे तो तुरंत वो अपनी उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को लेता नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर कोई मोटा लोहा ले लिया जाता तो वो क्या करता, चुंबक के सारे गुण को अपने में ले लेता वो, क्योंकि खुद चुंबक है वो। तो लोहा चुंबक है अपने आप में, पता है क्या ये बात आपको? नहीं पता? लोहा भी चुंबक है, तो उसकी पूरी शक्ति को ले लेता वो। इसीलिए नर्म लोहा का रखा जाता है, क्योंकि वो जल्दी से चुंबकित हो जाता है और जल्दी से वह भी चुंबकित हो जाता है। इसे आप नोट करें बेटा, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा चुंबक का आणविक सिद्धांत। ठीक है, अगर आप चुंबक के आणविक सिद्धांत को नहीं पढ़े तो आप कुछ नहीं पढ़ पाए, और ये समझ भी नहीं आता है कई बच्चों के। चुंबक का आणविक सिद्धांत,
तो चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें तो इसके 3 सिद्धांत हैं और इसके प्रमाण भी हैं, ठीक है। इसके क्या है, कितने सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत हैं, ठीक है। देखो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, आखिर जो चुंबक होता है वो लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है? पहला सिद्धांत देख रहे हैं, वो लकड़ी को क्यों नहीं करता, प्लास्टिक को क्यों नहीं करता? पहला सिद्धांत देखेंगे। बताओ, मन में प्रश्न कभी उठा है आपके? नहीं उठा? आप नहीं समझे मैंने क्या प्रश्न पूछा? मैंने ये पूछा कि आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि चुंबक लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है? मतलब चुंबकीय वस्तु जिसमें चुंबकीय गुण जिसमें हो वैसी ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो जो है लकड़ी को नहीं करता, प्लास्टिक को नहीं करता, इस बोर्ड को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? कभी ऐसा आपके मन में सवाल आया है? बताइए किरण कृष। लकड़ी में चुंबकीय गुण नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलो बता रहे, ठीक है। पहला सिद्धांत किरण यहाँ पर यह बेटा कि चुंबकीय वस्तु जो होती है, मैं चुंबक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? चुंबकीय वस्तु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। क्या होता है? एक पूर्ण चुंबक। समझे कि नहीं? मतलब चुंबकीय वस्तु जितने भी, चाहे आप लोहा ले ले, चाहे कोबाल्ट ले, निकल, कुछ भी जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वे वस्तु क्या होते हैं? चुंबकीय वस्तु अपने आप में क्या होते हैं? एक पूर्ण चुंबक होते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बोला कि लोहा भी क्या होता है? चुंबक होता है। तो सर लोहा चुंबक होता है तो लोहा जो है दूसरे लोगों को क्यों नहीं खींच पाता? ये भी मैंने प्रश्न आना चाहिए। नहीं समझे मैंने क्या कहा? सर आप बोल रहे हैं कि लोहा चुंबक है तो लोहा लोहा को ही नहीं खींच पाता है। मान लो ये लोहा है, कील है, ये भी कील है, तो ये कील एक दूसरे को क्यों नहीं खींच पाते हैं? सर ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसका प्रमाण क्या है? सर प्रमाण तो सिद्धांत दे रहे हैं तो प्रमाण भी दिए, तो इसका प्रमाण यही है बेटा कि प्रमाण आप ये बोल सकते हैं कि प्रमाण ये है कि हमने देखा है कि चुंबक को बोल रहा हूँ यहाँ पे, किसको? चुंबक को विभाजित करने पर या उसको तोड़ने पर, अलग करने पर वो अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। आपने देखा है ना, यदि मान लो कोई चुंबक है, उसको तोड़ दे रहे हो तो फिर से उसमें नॉर्थ और साउथ पोल आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? आते हैं ना, ठीक। अगर हम आगे बात करें दूसरे, अगर हम सिद्धांत की ओर हम चलें, ठीक है। दूसरा सिद्धांत इसका हम देखते हैं कि आखिर जो है लोहा लोहे क्यों नहीं खींच पाता है। तो चलिए देखते हैं भाई। मान लो ये एक चुंबक है बेटा, क्या है ये? चुंबक नहीं है, चुंबकीय वस्तु है। क्या है ये लोहे का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा एक प्रकार की चुंबकीय वस्तु है। तो मान लीजिए बेटा ये क्या है? ये लोहे, लिखो क्या लोहे का टुकड़ा है? लोहे का ये टुकड़ा है। तो लोहे का टुकड़ा है तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, अंदर में इस प्रकार से ये लोग एक चेन बना के जो है, ध्यान समझेंगे, देखिए इसमें जो चुंबक होते हैं, मैंने कहा ऊपर में लिखा है कि चुंबकीय वस्तु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। तो फिर लोहा को ही क्यों नहीं खींचता है भाई? तो इसका कारण दूसरे से पढ़ते हैं। क्योंकि बेटा अगर इस लोहे के टुकड़े में क्या होता है, देखो नॉर्थ साउथ, ये जो है एक चेन बना के, छोटे छोटे चेन बना के, इसके जो अणु होते हैं, इसके जो परमाणु होते हैं, जो छोटे छोटे इसके जो कण होते हैं, आपस में इस प्रकार से चेन बना के रखते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस प्रकार से अपने आप में क्या रखते हैं? एक चेन बना के रखते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना के रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नॉर्थ साउथ ऐसे करते करते छोटे छोटे चेन होने के कारण क्या होते हैं, इनकी चुंबकीय शक्ति वहीं पे नष्ट हो जाती है। नहीं समझे? लोहे के टुकड़ा लोहे को ही क्यों नहीं खींच पाता है सर? तो लोहे का टुकड़ा लोहे में इसलिए नहीं खींच पाता है क्योंकि मान लो लोहे का टुकड़ा है तो ये अपने आप में एक चेन बना के यहाँ पर है बेटा। मतलब लोहे के टुकड़े आपस में क्या है, आपस में एक चेन बनाकर ये लोग अंदर में रहते हैं। लोग उसके जो अणु होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपस में क्या रहते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। कोई ऐसा ग्रुप बना लेगा, कोई ऐसा ग्रुप, ऐसे बहुत सारे लोग ग्रुप बना के रहते हैं और अपनी चुंबकीय शक्ति को अंदर भी नष्ट कर डालते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? इसका क्या प्रमाण है सर? इसका प्रमाण आपने देखा इसके प्रॉपर्टीज में कि चुंबक को पीटने पर, क्या करने पर, पीटने पर या गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ये आपने देखा है, ठीक है। क्यों नष्ट हो जाती है? चुंबक को पीटने पर तो वो भी अपने आप में क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। देखा मैंने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है कि चुंबक के गुण में हमने देखा है कि उसको गर्म करने पर या पीटने पर क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, अर्थात वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, वह बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण लोहा को ही नहीं खींच पाता। समझ में आया कि नहीं? तीसरा अगर हम सिद्धांत की बात करें क्रिश, यहाँ पे अगर हम तीसरे सिद्धांत की बात करें तो बेटा तीसरा सिद्धांत इसका क्या होता है, मान लो बेटा ये इस चुंबकीय वस्तु को मैं यहाँ पे रखा हूँ, ये एक चुंबकीय वस्तु, ठीक है।
और ये है बेटा चुंबक, इसका ये नॉर्थ साउथ ऐसा पोल है, इसका साउथ है। तो मान ये क्या है, एक चुंबकीय वस्तु है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, एक चुंबक है। तो ये क्या करता है, इसकी इसमें जो भी नॉर्थ है साउथ है, जो भी नॉर्थ साउथ जो दिख रहा है, इसके पूरे ये जो नॉर्थ सिरा है, इसके पूरे जो है साउथ को खींच लेते हैं अपनी में, क्या कर लेता है साउथ को, और नॉर्थ को एक साइड कर देता है। समझ में आया ना, नॉर्थ को क्या करता है, एक साइड कर देता है। ये नॉर्थ जो ध्रुव है चुंबक का, ये नॉर्थ सिरा क्या करता है, इस लोहे का पूरा पूरा साउथ को अपनी ओर खींच लेता है और नॉर्थ को उधर भेज देता है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। इसका प्रमाण आप जानते हैं चुंबकीय प्रेरण से, आपने इसके पहले भी आपने पढ़ा है चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण के कारण ही बहुत सारे, बता रहा हूँ यहाँ पे इसका प्रमाण लिख रहा हूँ, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए सिद्धांत क्या है इसका, तीसरा सिद्धांत की अगर हम बात करें तो तीसरा सिद्धांत यह बेटा कि मान लीजिए अगर ये मैग्नेट है और मैग्नेट के पास के दूसरी वस्तु लाते हैं, तो मैग्नेट का नॉर्थ सिरा क्या करता है, पूरे के पूरे साउथ को अपनी ओर खींच लेता है, उसके साउथ पोल को अपनी ओर क्या कर लेता है, वह खींच लेता है, क्योंकि विजाती में ही आकर्षण होता है और सजाती एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आपस में लोग क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। कारण आप देख सकते हैं प्रमाण में आप चुंबकीय प्रेरण से, ठीक है। कि बताइए कठिन है क्या, ये पूरा थ्योरी है, आपको समझना है बस, ठीक है, नोट करें इसको। अगला हम देखते हैं बेटा चुंबक के बारे में, दंड चुंबक का परिचय हम देखते हैं, ठीक, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे 12 मिनट का, ठीक है। या हम चुंबक की परिचय भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कैसे चुंबक का, दंड चुंबक का। दंड चुंबक क्यों, क्योंकि स्टडी के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये परिचय पहला, आप जानते हैं चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे किरण, तो आप क्या बोल सकते हैं, बताइए क्या ध्रुव क्या है, बताइए ध्रुव क्या होता है। आप सभी जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, लो एक होता है भैया नॉर्थ और दूसरा क्या होता है, साउथ। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं ध्रुव क्या है, तो बताओ क्या है ध्रुव, कोई बता सकता है ध्रुव की परिभाषा। चलो देखें, ये चुंबक है बेटा, क्या है ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ। तो हाँ बोले कोई परिभाषा बोलो क्या। तो चुंबक में स्थित दो बिंदु, चुंबक में स्थित दो बिंदु जहां पर उसकी चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक होती है, सर्वाधिक होती है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या है, तो चुंबक, ये एक चुंबक है ना, और चुंबक में जो है यहाँ इस सिरे पर नहीं होता है नॉर्थ, अंदर थोड़ा धंसा हुआ रहता है, क्यों होता है आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चुंबक में बेटा क्या है, ये चुंबक है मान लीजिए, और इस चुंबक का नॉर्थ और जो साउथ है, ठीक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, तो किसे कहते हैं ध्रुव, तो चुंबक में स्थित दो बिंदु जहां पर उसकी शक्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ध्रुव कहते हैं। आज का अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो बता दोगे, ठीक है, बता देंगे, ठीक ठीक, आगे बढ़े। अगला हम देखते हैं बेटा, दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं ध्रुव प्राबल्य। क्या देखते हैं, ध्रुव प्राबल्य। इसको क्रिश स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं बोल रहा हूँ, स्मॉल एम। तो ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, तो अभी आपने देखा, तो ध्रुव किसे कहते हैं आपने देखा, तो ध्रुवों के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को हम प्राबल्य मतलब क्षमता, शक्ति उसकी, तो ध्रुवों की आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। इसे स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं बेटा प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई क्या बेटा, मान लीजिए चुंबक है, ये क्या है, ये चुंबक है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, चुंबक की लंबाई नहीं, ध्यान सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, चुंबक की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों ध्रुवों की लंबाई को हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, समझ में आया, मैं चुंबक की लंबाई नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चुंबक में तो और अनंत जो है ध्रुव होंगे कि नहीं बताओ, एक चुंबक में क्या दो ध्रुव होगा, नॉर्थ और साउथ,
नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ बहुत सारे होंगे, अनंत होंगे, उसको तोड़ते जाओगे तो अनंत होंगे, ये नहीं। तो आखिर प्रभावकारी लंबाई है क्या, इसे हम 2L से प्रदर्शित करते हैं बेटा, किसे प्रदर्शित करते हैं, 2L से। तो प्रभावकारी लंबाई उसे कहते हैं चुंबक में स्थित दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगला है बेटा हमारा चुंबकीय आघूर्ण। इसे हम क्रिस कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, m मल्टीप्लाई 2L, इसका फॉर्मूला होता है, या इसको आप लिख सकते हैं 2ml। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण क्या है बेटा, तो आप बोल सकते हैं ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है बेटा जी, चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसे हम कैपिटल एल से कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं। पांचवा लिखिए उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु क्या बेटा, मान लीजिए चुंबक है, ये क्या है ये, तो चुंबक दोनों ध्रुवों के मध्य, इसे हम O से डिनोट करते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच, दोनों ध्रुवों के मध्य का वह स्थान जहां पर चुंबकीय शक्ति शून्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उदासीन बिंदु कहते हैं। इसे हम O से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्या बोला मैं, उदासीन बिंदु है क्या, तो जहां पर दोनों ध्रुवों के मध्य का ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय शक्ति क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अगला बेटा छठवां चुंबकीय अक्ष क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, बार में इंगित है, ये क्या है, एक दंड चुंबक है, ये इसके दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो चुंबकीय अक्ष क्या है, अगर हम बात करें तो दोनों ध्रुवों से जाने वाली एक सीधी रेखा, दोनों ध्रुवों से जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, दोनों ध्रुवों से जाने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहा जाएगा, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उदासीन अक्ष का। उदासीन अक्ष या इसको आप उदासीन निरक्ष भी कह सकते हैं। आ रहे समझ में, या तो आप उदासीन अक्ष कहिए या तो आप इसको क्या कहिए, उदासीन निरक्ष कहिए। ठीक है, तो ये है क्या, तो उदासीन अक्ष क्या है, उदासीन बिंदु पर, ये उदासीन बिंदु है, सॉरी ये उदासीन बिंदु है ना, तो उदासीन बिंदु पर लंबवत, ठीक है, उदासीन बिंदु पर लंबवत जो रेखा है जो चुंबकीय अक्ष पर बनती है, उदासीन बिंदु पर लंबवत जो चुंबकीय अक्ष पर जो लंबवत रेखा बनती है चुंबकीय अक्ष पर, ये चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष पर जो लंबवत रेखा जो है बनती है उसे क्या कहाँ पर, उदासीन बिंदु पर, उसे क्या कहा जाता है, उदासीन अक्ष कहते हैं। देखो यहाँ पर तो बहुत सारे लंबवत रेखा ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लंबवत रेखा ले सकते हैं, लेकिन उदासीन बिंदु पर ना, कहाँ पर होनी चाहिए वो रेखा, उदासीन बिंदु पर। ठीक, उदासीन बिंदु से जाने वाली ऐसी रेखा, उदासीन बिंदु से जाने वाली ऐसी रेखा जो चुंबकीय अक्ष के क्या हो, लंबवत हो। आ रहे समझ में, ठीक है, ठीक, किसी कोई दिक्कत, समझ में आया, ये क्या है, उदासीन अक्ष है। अगला यहाँ पर हमारा ज्यामितीय लंबाई, क्या ज्यामितीय लंबाई क्या, चलिए हम बात करते हैं। ज्यामितीय लंबाई को ही किसी चुंबक का वास्तविक लंबाई कहा जाएगा। जैसे ये चुंबक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई, क्या कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई। और इस पूरे चुंबक का जो यहाँ से है, ये पूरा चुंबक यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक को ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई किसी भी चुंबक की वास्तविक लंबाई होती है। समझ में आ रहा है, देखते हैं, ज्यामितीय लंबाई किसी भी चुंबक की क्या है, वह वास्तविक लंबाई है, और प्रभावकारी लंबाई क्या है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक। इससे हम प्रभावकारी लंबाई भी निकाल सकते हैं, इसी से कैसे निकाल सकते हैं प्रभावकारी लंबाई, देखिए जो प्रभावकारी लंबाई जिसको आप 2L कहते हैं, क्या कहते हैं, 2L। ठीक है, इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 5/6 मल्टीप्लाई ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, प्रभावकारी लंबाई निकालने का जो सूत्र है उसको हम लिखते हैं 5/6 गुणा ज्यामितीय लंबाई। ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं,
प्रभावकारी लंबाई या किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों की दूरियों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब देखो किसी भी चुंबक में हम जानते हैं कि किसी भी चुंबक में क्या है, बहुत सारे ध्रुव हैं, एक तो ध्रुव है नहीं, और हम ये भी जानते हैं किसी भी ध्रुव को हम अकेले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम विद्युत क्षेत्र में क्या कर सकते हैं कि प्लस को अलग प्राप्त कर सकते हैं और ऋण को अलग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चुंबक में हम जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण को अलग अलग हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि वो फिर से एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, उसमें अलग से नॉर्थ और साउथ जनरेट हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। तो प्रभावकारी लंबाई 12 बराबर क्या होता है, 5/6 गुणा ज्यामितीय लंबाई क्या है, इसका सूत्र है, ठीक है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर, तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, तो चुंबकीय याम्योत्तर एक सतह है। कैसा सतह है, ये इस जैसे ये चुंबक है, क्या है ये क्रिश, ये चुंबक है, ये इसका एन साइड है, ये किसका कौन सा सिरा है, साउथ सिरा है, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय अक्ष है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी उदासीन अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट को उदासीन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, ये इस प्रकार का एक सतह होता है, क्या होता है, एक सतह होता है जहां पर चुंबकीय प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, तो चुंबक के अक्ष से जाने वाला सतह, चुंबक के अक्ष से जाने वाला क्या है, एक सतह है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इसके कुछ टर्मिनोलॉजी में जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट करें इसे। यहाँ तक किसी कोई समस्या? अगला हेडिंग लगाइए, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या, चुंबकीय बल रेखाएं। आप विद्युत बल रेखाएं तो पढ़े होंगे चैप्टर, ये पूरा चैप्टर 1 जैसे ही है। आप अगर चैप्टर 1 अच्छे से अगर आपका तैयार है तो आप चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सब चीज आसानी से पढ़ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा ये ना। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा चुंबक रक्षक में, पढ़े कि नहीं, कि जो है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो देखिए ये एक चुंबक है, क्या है ये एक दंड चुंबक है। स्टडी के लिए काम आने वाला चुंबक क्या है, दंड चुंबक या बार मैग्नेट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इससे निकलने वाली जो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, एक मिनट में, ये चुंबकीय बल रेखाएं आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो उस चीज को आपको क्या करना है, समझना, ठीक है। आ रहे समझ में कि चुंबकीय बल रेखा क्या है और विद्युत बल रेखा क्या है, दोनों में आप क्या बताइए, अंतर स्पष्ट करिए। तो दोनों में कैसे बस सिर्फ एक ही डिफरेंट है, वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपको विद्युत बल रेखा याद है चैप्टर 1 का, तो ये समझ में आ जाएगा। याद है किसी को? यस सर। याद है तुमको? मान लीजिए यहाँ पर हमने चुंबकीय सुई है, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई का ये नॉर्थ सिरा, इसके नॉर्थ सिरे से क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि सजाती में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय में क्या होता है, आकर्षण होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो नॉर्थ सिरा है, इसके नॉर्थ सिरा के कारण क्या होगा, वो प्रतिकर्षित होगा, और इस तरीके से वो लोग प्रतिकर्षण करते हुए, ये चुंबकीय सुई है ना, ये जो यहाँ पर है, ठीक है, तो इस तरीके से ये जाएगा, और इसका साउथ सिरा क्या करेगा, उस नॉर्थ को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। आ रहे समझ में, ठीक है। उस इस साइड भी ऐसे होगा ना, और अंदर में भी जो साउथ है वो नॉर्थ की ओर जाएगा, फिर नॉर्थ से ये साउथ की ओर, फिर नॉर्थ से ऐसे, इस प्रकार से क्या होंगे, ये लोग जाते रहेंगे। आ रहा है समझ में? इसे ही क्या कहा, बीच से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहेंगी, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं। आ रहा है समझ में? थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इससे देखो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि बाहर में तो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, साथ में अंदर में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके कारण ये क्या बनाता है, एक बंद वक्र बनाता है, जबकि विद्युत बल रेखा कैसा वक्र बनाता था, खुला वक्र बनाता था, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहला ही इसका गुण में कि कैसा बनाता है, ये बंद वक्र बनाता है, ठीक है। आ रहे समझ में? चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाता है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाता है, ठीक है, ठीक है। जहां पर अगर हम बात करें, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, जहां पर मान लीजिए क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है,
सघन है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, सघन होगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगा। समझ में आया? और जहां पर विरल होगा चुंबकीय बल रेखाएं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? समझे? मतलब जहां पर बल रेखाएं अधिक होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक, इसके गुण है। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं, जो बल रेखाएं वो क्या होगा, विरल है, कम है, वहां पर उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये लंबवत आकर्षण करते हैं और लंबवत प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसा होता है, तो लंबवत होता है। ठीक है, कैसा होता है, लंबवत। ठीक है, मान लीजिए ये किसी और मैग्नेट का जो मैग्नेट है तो उसको कैसे करेगा, लंबवत अपनी ओर आकर्षित करेगा, या तो लंबवत उसे क्या करेगा, वहां प्रतिकर्षित करेगा। आ रहे समझ में? ठीक है, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको कम से कम 4 प्रॉपर्टीज लिखने हैं इसके। कितने? समझ में आ रहे हैं? अगर हम चौथा एक और 2-4 और देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा क्या होती है, स्पर्शजिया होती है। कैसी होती है, स्पर्शजिया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होती है, स्पर्शजिया होती है। ठीक है, और हम बात करें रेखा पर स्पर्शजिया होता है, टेंजेंट होते हैं। हम पांचवा अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, काटती नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये इसकी विद्युत बल चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, क्या है इसकी, ये स्पर्शजिया जो मैंने भी बोला आपको, उसके रेखा पर स्पर्शजिया होता है इस प्रकार से। तो अगर जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर क्यों नहीं काटती भाई, अगर काट देती तो क्या हो जाता? तो गणित के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही कटान बिंदु पर एक ही उसकी दिशा होगी। ठीक है, तो अगर मान लो इस प्रकार से अगर काट भी दे रहा है तो एक कटान बिंदु पर 2 रेखा इस प्रकार से हम नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो 2 दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, एक कटान बिंदु पर केवल एक ही रेखा आप बना सकते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? अगर अगर मान लो काटती तो इसके 2 दिशा हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि केवल एक बिंदु पर एक ही क्या होती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक कटान बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर काट देगा तो एक कटान बिंदु पर 2 दिशा होंगे, जो क्या होगा, असंभव है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आते हैं, इसे आप नोट करें इसे। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, अगला हमारा जो हेडिंग है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, अब बताओ इसको चैप्टर 1 में पढ़े थे कि नहीं? ठीक है, उसमें आवेश Q1 Q2 लेते थे, इसमें ध्रुव प्राबल्य लोगे आप M1 M2। ठीक है, आ रहे समझ में? चैप्टर 1 का किसको याद है बताइए? चैप्टर 1 का कूलाम का नियम सोच समझ के हाथ उठाते हो तुम लोग, कम से कम चैप्टर 1 को तो पढ़ लेते। क्यों आदर्श, तुम्हें याद नहीं है? क्यों? हाँ, नहीं पढ़, क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम? बोलो, क्यों देखते तुम? तो कब पढ़ोगे? हाँ, क्यों? भूमिका तुम बोलो, याद है? चलो परिभाषा बोलो, कथन बोलो उसका। चलो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ोगे कहाँ से चलेगा जी? ठीक है, ये जो है एक चुंबक है जिसका एक नॉर्थ सिरा है, एक साउथ सिरा है। इसके हम ध्रुव प्राबल्य मान लेते हैं M1 है, और ये क्या है, M2 है। इनकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, D है, और इस पर बल लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं, कथन आप जानते हैं, कथन जो आप पढ़े थे उसको, उसकी जगह आवेश था तो यहाँ पर ध्रुव लगाना। ठीक है, क्या था कि 2 ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, यानी 2 ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। F proportional to M1 M2, F proportional to 1/d
डी स्क्वायर, इसी के कारण इसको व्युत्क्रम कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2, जैसा आप लोगों ने पढ़ा था सेम वैसी है। ठीक है, आप लोग खुद बताते जाइएगा। ठीक है, ए प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, एक साथ लिखते हैं m1 m2 और डी स्क्वायर, याद आ रहा है ना। ठीक है, अगर इसको हम हटाते हैं जो अनुपातिक चिन्ह है या साप्ताहिक, उसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के। ठीक है, फिर क्या m1 m2, ठीक है, और ये डी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ये इसका क्या है, छोटा सा सूत्र है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में हम देखते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे, f इक्वल्स टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। के का मतलब 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इजी है। एसआई पद्धति में आप जानते हैं, एसआई पद्धति में के का मान क्या होता है, बोलो। नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। हाँ, क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू अपॉन 4 पाई, जहाँ पर म्यू क्या है, चुंबकशीलता है। क्या है म्यू, चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता वायु या निर्वात के लिए और किसी माध्यम के लिए क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें म्यू इक्वल्स टू होता है बेटा म्यू नॉट इनटू म्यू आर, जहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट का मतलब होता है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, जबकि म्यू आर क्या है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। आ रहा है समझ में। तो यदि हम वायु ऐसा यूनिट में क्या लेते हैं, वायु या निर्वात में लेते हैं, वायु निर्वात में, तो म्यू बराबर क्या होगा, अगर हम म्यू आर को क्या मान लें, यदि म्यू आर क्या मान लें, इसको हम इकाई मान लें, क्योंकि माध्यम नहीं है हमारे पास, वायु या निर्वात में ही ले रहे हैं। तो अगर हम वायु या निर्वात में लें तो म्यू आर क्या हो, जो माध्यम की चुंबकशीलता है उसको हम इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू नॉट, तो हम यहाँ पर के की जगह क्या लिख सकते हैं, के बराबर म्यू की जगह हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। आ रहा है समझ में। अब इस पूरे वैल्यू को हम जो है इस इक्वेशन में जो है पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से चलिए हम देखते हैं, f इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट 4 पाई और m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये क्या, इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है भाई, लास्ट में यूनिट रिस्पेक्ट लगा दीजिएगा, न्यूटन। आ रहा है समझ में, कठिन है, कठिन है क्या। म्यू नॉट 4 पाई का उन्होंने एक वैल्यू दिया था, वो जानते हैं क्या होता है उसका मान, 10⁻⁷। हाँ, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷ m1 m2 बाई डी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, इजी है। तो बस ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आएंगे, तो आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, आ रहा है समझ में, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करो इसको। डेरिवेशन कुछ नहीं किया, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। आपने पढ़ा है कूलाम नियम है, चलो ठीक है, नोट करें इसको भी। इसी में चलिए हम देखते हैं एकांक ध्रुव। क्या देखते हैं, एकांक ध्रुव, यूनिट पोल। ठीक है, कि यूनिट पोल क्या होता है, एकांक ध्रुव क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा एकांक ध्रुव क्या है, समझिएगा। एकांक ध्रुव हम किसे कहते हैं, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस पर जो है जो बल लग रहा है वायु निर्वात में है ना, ठीक है, F का मान लीजिए यहाँ पर जो बल लग रहा है उस पर 10⁻⁷, ठीक है, और M1 बराबर है M2 के, जिसे हम M मान लेते हैं। कैसे, सजातीय ध्रुव है, ठीक है, क्या है, सजातीय, समान, ठीक है। और D को हम मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसको हम समीकरण 4 दे दिए हैं, ठीक है। अब समीकरण 4 से हम इसको पुट अप कर देते हैं। समीकरण 4 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो चलिए रख देते हैं मान को, F का मान हमने क्या लिखा है यहाँ पे 10⁻⁷ बराबर, उसके बाद क्या लिखा है 10⁻⁷ M1 M2, तो M1 को भी क्या मानना है, M मानना है, और M2 को भी क्या मानना है, M मानना है, ठीक है। आ रहा है समझ में। और D का मान कितना रखना है, 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ठीक है।
तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, उधर जाएगा तो भाग गुणा में हो जाएगा, एम का गुणा होगा तो क्या होगा, एम स्क्वायर होगा, और एक ये स्क्वायर उधर गया तो रूट में, तो प्लस माइनस एक। तो ये है एकांक ध्रुव के लिए छोटा सा एक सूत्र। एकांक ध्रुव क्या होता है, एकांक ध्रुव क्या होता है, तो बहुत इजी, वायु या निर्वात में, किसमें, इसकी हम परिभाषा कैसे करेंगे, तो देखो वायु या निर्वात में एक दूसरे से, किससे, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, क्या बोल रहा हूं मैं, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान सजातीय ध्रुव, ये देखो है ना, दो समान क्या है, दो समान है, मतलब समान है वो, तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को, किसको भाई, एक दूसरे को 10 की घात -7 न्यूटन की बल से क्या करता है, ठीक है, प्रतिकर्षित करता है, उसे हम एकांक ध्रुव कहते हैं। घटने वाली चीज है क्या इसमें, फिर से बता रहा हूं, देखो वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात में, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, दो समान तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10 की घात -7 न्यूटन के बल से क्या करेगा, अगर प्रतिकर्षित करेगा, उसे एकांक ध्रुव कहा जाता है। कठिन है क्या, इजी है, ठीक है, परिभाषा इस तरीके से बनाना है, रटना नहीं, ठीक है, नोट करें इसे भी। अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र, याद आ रहा है, निक्की समझ में आ रहा है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए क्या ये मैग्नेट है, क्या ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जहां तक इसका प्रभाव रहे, मतलब ये जहां तक किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, वही चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बस छोटा सा है, आप लिख सकते हैं कि जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, जहां तक उस चुंबक का क्या होगा, प्रभाव होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत, कृष अगला बेटा एकांक उत्तरी ध्रुव, क्या है अगला, एकांक उत्तरीय ध्रुव। उसमें आप लोग धनावेश पढ़े थे, याद आ रहा है, एकांक धनावेश याद आ रहा है आप लोग को, चैप्टर 1 में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एकांक उत्तरीय ध्रुव क्या है, तो एकांक उत्तरीय ध्रुव हम उसे कहते हैं जिसका ध्रुव प्राबल्य, क्या जी, ध्रुव प्राबल्य एम क्या हो, एक हो, इकाई हो, जिसका ध्रुव प्राबल्य को हम एम से नोट करते हैं, स्मॉल एम से, तो जिसका ध्रुव प्राबल्य क्या हो, इकाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एकांक उत्तरीय ध्रुव कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। पर अभी तो मैंने ही कहा था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि हम कभी भी जो है उत्तर या दक्षिण को अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखो चुंबक में आप उत्तर और दक्षिण को अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी में प्राप्त कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव को आप अलग अलग क्या कर सकते हो, ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भाई किसी भी चुंबक में आप उत्तर को अकेले कैसे ले लोगे, बताओ तो, या दक्षिण को अकेले कैसे ले लोगे, लोगे क्या, नहीं ले सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो फिर ये क्या है सर, एकांक उत्तरी ध्रुव क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव हम जानते हैं, इसे हम काल्पनिक ध्रुव या परीक्षण ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, या तो हम परीक्षण ध्रुव कहेंगे या काल्पनिक ध्रुव कहेंगे। इसे वैज्ञानिक ने मान लिया, इसे वैज्ञानिक ने क्या किया, माना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्या नहीं है भाई, पॉसिबल कभी भी हम किसी भी चुंबक के उत्तर और दक्षिण को अलग अलग ले सकते हैं क्या, लोग मेरे बताओ। अगर चुंबक को तोड़ दोगे तो अभी ही हमने पढ़ा है कि तोड़ दोगे तो फिर से कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है, पढ़े कि नहीं। तो भाई कभी भी हम एकांक उत्तरी ध्रुव जो है नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हमें इसे समझना है, मानना है कि मान लो कि ध्रुव प्राबल्य क्या है, अगर इकाई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एकांक उत्तरी ध्रुव, या एकांक उत्तरी ध्रुव ना कहकर उसे हम परीक्षण ध्रुव कहते हैं, या उसे हम काल्पनिक ध्रुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी में आप हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्या है हमारा इसी में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये अभी हमने देखा, मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये है ना, नॉर्थ और साउथ, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए हम कोई एकांक उत्तरी ध्रुव रख देते हैं, m बराबर 1, मतलब ध्रुव प्राबल्य क्या हो, एक हो, मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव हम यहाँ पे रखे हैं। क्या रखे हैं भाई, एकांक उत्तरी ध्रुव, ये लिख दिया, ठीक। क्या रखे यहाँ पर,
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर या किसी एक स्थान पर हम क्या रखे हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव रखे हैं, तो वह एकांक उत्तरीय ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरीय ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला इसके लिए छोटा सा गणितीय कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम जानते, अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? बी से, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्या बोले जी? हाँ, कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर कहीं पर पृथ्वी की बात हो, ध्यान से सुन लो, अभी आगे होने वाला है। अगर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी तो उसे आप एच से डिनोट करोगे। किससे? आ रहा है समझ में? ठीक है, आ रहा है कि नहीं किरण? ठीक है, आ रहा है किरण समझ में? ठीक, तो चलिए जानते हैं F इक्वल्स टू, F का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है अभी? म्यू नॉट बाई, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अभी हमने देखा कि m बराबर क्या हो, इकाई हो ना, तो अभी बल लगाकर क्या हो जाएगा वहाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। b बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू, अब m2 मान लो इकाई हो गया, तो अब यहाँ पर m1 बचा है, तो उसको m1 ना लिखकर खाली m लिख सकते हैं हम। ठीक है, m डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ही इकाई है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए छोटा सा, ये म्यू नॉट है ना जी, दिख रहे हैं ना? ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या है, m बाई डी स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों की नहीं आया? आ गया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप लोग समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरीय ध्रुव जितने बल का क्या करता है बेटा, अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और पृथ्वी की, आप जानते हैं हमारा पृथ्वी बहुत बड़ा चुंबक है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। बोलना नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि हम दोनों पक्षों में m का गुणा कर देते हैं, इस साइड भी m का गुणा कर देते हैं, यहाँ तक तो ये कंप्लीट है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में एक प्रकार का बल ही है। वो आप पहले भी पढ़े हो चैप्टर 1 में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या था, बल था, आपने पढ़ा है। तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है बेटा, बल है। तो कैसे, यहाँ पर लिख देना, दोनों पक्षों में क्या करने पर, m का गुणा करने पर। तो इधर m का गुणा करेंगे तो क्या होगा, m भी होगा, स्मॉल m है ना, इधर म्यू नॉट 4 पाई इंटू m बाई डी स्क्वायर, इधर भी m का गुणा करेंगे तो इंटू m। समझ में आया यहाँ तक? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, और यहाँ पर कितने ध्रुव हो गए, अब देखो तो 2 ध्रुव हुए, तो 2 ध्रुव होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल। तो इस पूरे वैल्यू का मतलब क्या हो गया, F हो गया। तो mb इक्वल्स टू F। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा समझ में? आदर्श क्या नहीं आया, पूछोगे तभी तो बताऊंगा। बोलो, आ गया ना? अगर मैं यहाँ b का मान निकालना चाहूँ तो क्या होगा, F बटे ये m इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, यदि मैं जो m बराबर क्या मान लूँ, इकाई मान लूँ, यहीं पर देख लो, माना हूँ ना, इसी से परिभाषा कर रहे हैं। तो b बराबर क्या हो गया, F, मतलब b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की, और F क्या है, जो मैं बोला वो सिद्ध हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, कठिन है क्या भूमिका? यहीं पर कुछ डाउट है बोलो। ठीक है, 12वीं कक्षा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, आ रहे समझ में? नोट करें इसको भी। अगला हेडिंग लगाइए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये कुछ नहीं है, छोटा सा परिभाषा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबक का या चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, नहीं समझे? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जहां पर जो है आप ये बोल सकते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा का मान क्या होता है, समान होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसके प्रत्येक स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। अब देखो, अब तुम लोग जैसे अब ज्यादा डीपली घुसोगे बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, हाँ भाई, लेकिन इसको मान लिया जाता है कि पृथ्वी के हर एक स्थान पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। कई जगह पर अलग अलग होते हैं, ऐसी बात नहीं, पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर जाओगे कभी, ठीक है, तो अलग अलग मान होते हैं, आप सभी जानते हैं।
लेकिन उसको मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, तो उसके उस वहाँ पर चुंबक का, और सबसे बड़ा चुंबक तो पृथ्वी है, आपको पता है ना, तो उसके प्रत्येक स्थान पर उसका मान क्या होता है, उसकी दिशा और मान समान होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं अक्षीय स्थिति, क्या बोलते हैं इसको। आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में भी पढ़ा है और चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, या इसको गॉस नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था भाई, तो इसको गॉस एक पोजीशन भी कहते हैं। अगर गॉस अक्षीय स्थिति के नाम से भी अगर आ जाए तो ये लिखना है आपको, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति, इसको गॉस एक पोजीशन या इन टू इन पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, इन ऑन पोजीशन, ठीक है, इन ऑन पोजीशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक मैग्नेट है, कैसा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, आपने देखा होगा, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, इसका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये इसका उदासीन बिंदु है, ठीक है। और इसकी प्रभावकारी, हल्ला क्यों कर रहे हैं दीपक आप, ठीक है, ये इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है, मतलब इधर भी क्या है, L है और इधर भी L है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस स्थान को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, P, क्या बोल दे रहा हूँ, P, ठीक है, ठीक है। और O से लेकर P तक की दूरी को हम क्या ले लेते हैं, R बोलते हैं, D बोलते हैं, तो क्या लूँ, D ले लेता हूँ, ठीक है। गॉस में D लिए थे, तो यहाँ भी मैं क्या ले लेता हूँ, D ले लेता हूँ। तो देखिए ये क्या है, P मतलब वहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, तो ये साउथ जो है उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मतलब P मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव, ये जो नॉर्थ है, साउथ की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, तो BS, ठीक है। और ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखा करें, आ रहे समझ में, ठीक है। देखो आपके परीक्षा में कोई ना कोई तो आ सकता है इस प्रकार का, तो आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, आ रहे समझ में, ठीक है। बस जैसा आपने पिछली बार पढ़ा था चैप्टर 1 वही है, तो BS के लिए निकालते हैं, ठीक है। बताइए, अभी आपने फॉर्मूला देखा था, म्यू नॉट 4 पाई, तीव्रता का सूत्र क्या देखा था, m/d², तो D की जगह BS के लिए D क्या है, ये P से S, ठीक है, तो लिख सकते हैं BS², ठीक है। इसका दिशा कैसा है, और दिशा बताइए, हाँ क्या बोले, दिशा क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, BS म्यू नॉट 4 पाई m, और PS का वैल्यू क्या देखिए, तो देखो O से लेकर S तक की डिस्टेंस क्या है, L है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, D है। तो मुझे P से S का चाहिए, तो इतने में मुझे इतना को घटाना पड़ेगा, इतने वैल्यू से इतना घटेगा, तो मुझे PS का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, होगा ना। तो क्या होगा वहाँ, D-L², समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी कोई दिक्कत, इसी प्रकार में तथा इसी के साथ BN का भी निकाल सकता हूँ। ये सब पढ़ लिए हो कि नहीं बताओ, कुछ नहीं करना, म्यू नॉट 4 पाई इंटू m/, अब इसको क्या कर सकते हो भाई, ठीक है, PN लिख सकते हैं, PN² लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आगे हम चलिए देखते हैं, BN म्यू नॉट 4 पाई m/, और PN का वैल्यू देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू L है, और यहाँ से यहाँ तक का D है, तो इसमें जोड़ दीजिए D+L² होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे देखिए, हम यहाँ पर जो समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालते हैं, तो हम बड़े से छोटे को घटाते हैं, आप सभी जानते हैं परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज़ का हमें ज्ञान कैसे होगा, तो आपको बताया था, जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी राशि होती है, तो इसमें माइनस है, मतलब ये हर छोटा है। भिन्न का ये कॉन्सेप्ट है, ये नियम है कि जिसका भी हर छोटा होगा वो क्या है, वो बड़ी राशि है, तो यहाँ पे माइनस मतलब ये छोटा है भाई, है ना, तो यहाँ लिख दीजिए आप, और जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखिए, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, BS माइनस BN। अब यहाँ पे साइन मत लगा देना सदिश का, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं BS क्या है, बड़ा है कि छोटा है, हाँ बड़ा है ना,
किससे बड़ा है? बी एन से। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो जो जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दीजिए, म्यू नॉट 4 पाई और एम, यहाँ भी म्यू नॉट 4 पाई एम कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं उसको, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू एम। क्या बचा अंदर में? यहाँ पे एम तो चला गया, तो 1/d माइनस एल स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस यहाँ भी क्या बचेगा? 1/d प्लस एल स्क्वायर। समझ आ रहा है गौरव? आगे देखिए, b इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू एम, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इतने को आप a माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं, इनके एलसीएम निकाल सकते हैं हम, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या होगा? d प्लस एल का स्क्वायर माइनस d माइनस एल का स्क्वायर। आप जानते हैं गणित का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, और भी कई बार बता चुका हूँ, 4ab होता है करके बताया था, ठीक है। तो देखिए उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई m, और यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं हम उसको 4dl, और यहाँ है d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? b इक्वल्स टू, आगे देखिए, म्यू नॉट 4 पाई, इस 4 को हम तोड़ सकते हैं, 2ml में टूट जाएगा, और क्या किसमें टूट जाएगा? 2d में, और यहाँ क्या बचा? d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर। आ रहा है समझ में? b इक्वल्स टू हम जानते हैं म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2ml को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल M। क्या लिखते हैं? कैपिटल M इंटू, यहाँ पे क्या बच गया? 2d, d और इस 2 को आगे लिख दिया, ठीक है। आया समझ में किरण? यहाँ क्या बचा? d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसमें यही क्या है, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, छोटे चुंबक के लिए भी यहाँ पर हम याद कर लेते हैं, ठीक है। छोटे चुंबक के लिए, किसके लिए भाई? छोटे चुंबक के लिए, ठीक है। यदि 2l, ये ठीक है, छोटे चुंबक के लिए अगर हम याद करेंगे, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? चलिए देखिए, अच्छा छोटा चुंबक, कितना छोटा चुंबक भाई, ये भी पता होना चाहिए। तो चुंबक छोटा बड़ा, जैसे ये आप नहीं बोल सकते कि इतना बड़ा चुंबक छोटा है। छोटा चुंबक कहने का मतलब उसकी तुलना करना किसी भी चुंबक से। किसी भी को हम छोटा कब बोलेंगे? जब बड़े से उसकी हम तुलना करते हैं। अब मान लो इतना बड़ा ही चुंबक है, बोलेंगे छोटा चुंबक है? नहीं, ये छोटा चुंबक नहीं है, जब तक आप इसकी किसी से, इससे भी छोटा रहता है, मतलब तुलनात्मक छोटा। समझ में आ रहा है? मतलब किसी के सामने उसकी क्या करना? आकलन करना, तुलना करना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा फिर वैल्यू? d इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और लिख सकते हैं 2md, और यहाँ पे d ये होगा d की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा, क्यों होगा? क्योंकि चुंबक छोटा है भाई। म्यू नॉट 4 पाई और 2m अपॉन d क्यू। आ रहा है समझ में? क्योंकि एक d इस d से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यही क्या है? अच्छी स्थिति के लिए छोटा सा क्या है? सूत्र है। आ रहा है समझ में? नोट करें इसको। अगला हम चलिए यहाँ पे देखते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या देखते हैं? यह इसको गॉस बी पोजीशन भी कहा जाता है। अगर पेपर में आपके गॉस बी पोजीशन नाम से आया, किस नाम से? गॉस बी पोजीशन, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, ये एक मैग्नेट है। क्या है ये? कैसा मैग्नेट? NS, ठीक है। ये इसका उदासीन क्या है? हाँ, इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है भाई? हाँ, कैसे बोलते नहीं हो तुम लोग? ठीक है, इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 12 है। तो ये क्या है इसका? मान लीजिए उदासीन अक्ष है जो d दूरी पर स्थित है, ठीक है। किस दूरी पर स्थित है? d दूरी पर। और मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको मिटा रहा हूं ऊपर को, ठीक है। हेडिंग ये समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है? एक उत्तरीय ध्रुव है,
तो क्या करेगा, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, हाँ? आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। और ये क्या करेगा, उसको आकर्षित। आकर्षित करेगा। आ रहा है समझ में क्रिश? यस सर। ठीक है, ये होगा प्रतिकर्षित, ये होगा आकर्षित, ठीक है। ये है ds, तो ये क्या होगा, pn होगा, होगा कि नहीं? ठीक है। ये कौन सा कोण है, ये थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे, कैसा कोण बन रहा है यहाँ पे, थीटा कोण। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो कोण होते हैं, कोण का जो आंतरिक कोण होते हैं उसके बहिर्गत कोण का क्या होता है, वो 2 गुना होता है। ये भी जानते हो 2 थीटा, ये सब पढ़े लिखे हो आप, सॉरी पढ़े लिखे हो, हम पढ़े हो ये सब चीज आप, ठीक है। लड़कियों को छोड़ के, हाँ, उन लोग तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे जैसे लग रहे नहीं रे, ठीक है। लड़कों में भी 1-2 आ रहा है समझ में? यस सर। यह निरक्षीय स्थिति भाई क्या है, निरक्षीय स्थिति। कठिन है क्या? नहीं सर। ठीक है, चित्र थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया है, आप लोग सीधा कर लेना, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ ना किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लिख लेना माना की करके क्या क्या हमने किया, एक दंड चुंबक लिया, ये सब लिखना है तुम लोग को। माना की जो है इसकी प्रभावकारी लंबाई 12 है, उदासीन बिंदु पर, समझ गया ना, d दूरी पर हमने क्या लिया है, एकांक उत्तरी ध्रुव लिया है, सब लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके ठीक, चलिए देखते हैं ds के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। म्यू नॉट 4 पाई और m बाई पी एस स्क्वायर या एस पी स्क्वायर जो भी लिखो, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें आप वैल्यू पुट अभी नहीं करना है। हम देखो 2 ठो हमने पढ़ लिया, इसके पहले हमने पढ़ा था 2 ठो, उसमें हम नहीं वैल्यू पुट करते थे, डायरेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसकी दिशा भी आप दीजिएगा पी एस की और ऐसे करके, ठीक है। दूसरा चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे बी एन, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू एम बाई पी एन के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 पी एन डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका निकालेंगे परिणामी तीव्रता, क्या निकालेंगे जी, परिणामी तीव्रता। आ रहे समझ में? बी। अच्छा, परिणामी तीव्रता निकालने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है, कि आप जानते हैं यदि कोण आपस में बराबर है तो भुजा भी क्या होती है, उसकी बराबर होती है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पी एन है वो क्या है, पी एन, यहाँ पर जो पी एन है वो क्या है, बराबर है, पी एन बराबर है किसके, पी एस के, बराबर है कि नहीं। तो अगर पी एन मतलब आप जानते हो कि नहीं कि अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होती है, इस चीज को जानते हो, जानते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, तो फिर डी एस भी बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। आ रहा है समझ में जी, ठीक है। कठिन है, नहीं है, ठीक। चलिए हम अब निकालते हैं परिणामी तीव्रता। क्या निकालते हैं, परिणामी तीव्रता। तो अगर इस प्रकार से कोई भी चीज बराबर होते हैं तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, बार बार उसको बता रहा हूँ, देखो अगर ये वेक्टर है बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो ए याद आ रहा है 2a cos थीटा, ये सूत्र से cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हम लिखते थे। आ रहा है समझ में, याद आया आप लोग को, चैप्टर 2 या 3 का, हाँ 4 नहीं 3 का था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, सदिशों का बीजगणित, ये मैं आपने पढ़ा था इसको, ठीक है, याद आ रहा है आप लोग को। तो परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं बी, सूत्र का 2 और दोनों में से कोई एक, तो या तो डी एस लिखो या बी एन लिखो, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 2 थीटा है, 2 थीटा बाई 2, ठीक है। फिर बी इक्वल्स टू 2, बी एन का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, क्या है म्यू नॉट 4 पाई एम बाई पी एन का स्क्वायर है ना, और कॉस और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या होगा थीटा। आप चाहे तो आप बी एस भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। आ रहे समझ में, आ रहे कि नहीं। फिर बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 म्यू नॉट 4 पाई 2 को यहाँ पर लिख लीजिए 2m, और यहाँ पे पी एन का वैल्यू हम पुटअप करते हैं, तो क्या होगा पी एन का वैल्यू अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस के थ्योरम से देखते हैं, ये 2l है तो ये भी l होगा, ये भी l और ये d है ना। तो क्या होगा इसका वैल्यू अंडर रूट क्या होगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, होगा कि नहीं। और ये रूट है और यहाँ p स्क्वायर है,
तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं? यस सर। और कॉस थीटा, थीटा निकालोगे, कॉस थीटा हम निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, किसको पता है? तुमको नहीं पता तो हाथ उठाने में दर्द हो रहा है, बोलो क्या होता है, तुम ही बोलो। हम्म कर्ण, आधार बटा आधार बटा, ये 12वीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इन लोग को। और एच को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं उसको। तो एल हिंदी में याद नहीं आ रहा था। और कर्ण क्या है यहाँ पे, रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस रूट की जगह आप लिख सकते हैं 1/2। ये सब पता है आप लोगों को? रूट को आप 1/2 लिखते हैं, पता है कि नहीं? 2ml को क्या लिखते हो भाई, कैपिटल एम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल एम। और यहाँ पे देखो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है इसका घात कितना है, 1 है, तो लिख दीजिए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3/2। ये 1 और 1/2 क्या हो जाएगा, ये 3/2। आ रहे समझ में आप लोगों को? ठीक है, उसको हम जानते हैं अगर किसी का बेस बराबर है तो उसके आधार क्या होते हैं, सॉरी उसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1/2, तो क्या होगा वहाँ 3/2। 1 + 1/2 = 3/2। ठीक है, ये क्या, ये इसके लिए सूत्र है। ठीक है, दूसरा चीज छोटे चुंबक के लिए लेंगे। ठीक है, अब मैं बोला था कैसा छोटा चुंबक, छोटा चुंबक कितना, हाँ ठीक है, तुलनात्मक, तुलना है, ठीक है, ये छोटे चुंबक के लिए। तो B = μ0 4 पाई कैपिटल M, और यहाँ पे L हम नेग्लेजिबल कर देंगे, और ये देखो L स्क्वायर नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कटेगा। L पहले लिख दो क्या एक बार, D की पावर नहीं लगेगा, चलो ठीक लिख दे रहा हूँ यार, D स्क्वायर और ये 3/2। यहाँ पे जो है L स्क्वायर क्या हो गया है, नेग्लेजिबल हो गया। आगे देखिए, आगे इसको लिख सकते हो D = μ0 4 पाई, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो m/d की पावर q, ये इसके लिए क्या है, सूत्र है। समझ में आया कि नहीं? अगर हम एक संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो आपने अक्षीय स्थिति में यहाँ पे 2m देखा था, तो आप क्या लिख सकते हैं, b अक्षीय बराबर 2 गुणा b निरक्षीय, या निरक्ष लिख दीजिए। यही इनके बीच में क्या है, छोटा सा रिलेशन है और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा रिलेशन होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। आ रहे समझ में? इजी है कि नहीं? इजी है ना? ठीक, नोट करें इसको भी।